U139 हिंदी। अध्याय 1381, अध्याय 769, बाघ पैटर्न 2। इस बीच वह अपने लिए भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जानता था कि उसने कितनी देर तक प्रतीक्षा की थी, और महुआ पहले से ही थोड़ा अधीर हो रहा था जब उसने सोचा कि 10,000 राक्षसों की घाटी में एक प्रबंधक को भेजने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की कमी है। स्पिरिट विजन फॉर्मेशन पर अंततः एक नई आकृति प्रकट हुई। 10,000 राक्षसों की जेल में एक नवागंतुक आ गया था। ये भी एक लंबी आकृति थी, एक राक्षस साधक का कद, ज्यादातर लंबा कुत्ते और सर्प प्रकार के राक्षस साधकों को छोड़कर। इसके अलावा इस आकृति की आभा बहुत मोटी और काफी अजीब थी। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह अन्य राक्षस साधकों से भिन्न था। अजीब बात यह है कि महुआ को लगा कि यह आकृति बहुत परिचित है, लेकिन ये परिचित कैसे हो सकता है? अपने दिल में संदेह के साथ महुआ ने करीब से देखने का फैसला किया। यह नया भंडारी सीधे उस पत्थर के कक्ष में गया जहां पिछला मास्टर जियोन रहता था और बेशर्मी से वहां बस गया। जहां तक मास्टर जियोन का सवाल है, महुआ ने पहले भी उन पर नजर रखी थी। मास्टर जियोन जो कुछ भी करता था वह महुआ के नियंत्रण में था। यह नया प्रबंधक मास्टर जियोन का पदभार संभालते ही स्वाभाविक रूप से महुआ के निगरानी जाल में फंस गया। महुआ ने फॉर्मेशन पिवट चैनल का अनुसरण किया और बिना किसी प्रयास के स्टीवर्ट के पत्थर के कक्ष तक पहुंच गया। पत्थर की दीवार के कोने में पहले से ही गुप्त रूप से खोदे गए एक गड्ढे से उसने नीचे देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। एक पल देखने के बाद महुआ अचानक चौंक गया। इस व्यक्ति के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिन गुई, वह व्यक्ति जो कुछ समय पहले सेवेर गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों को रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन पर लाया था, अपनी शक्ति से दूसरों को धमकाते हुए उसके सुअर के सिर वाले दानव को छीन लिया था, केवल फिर से उसके द्वारा छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, उसे याद आया कि उसके कपड़े उतार दिए गए थे, एक कछुआ बनाया गया था और उसे एक पेड़ पर लटका दिया गया था। महुआ ने उस पर एक कछुआ बनाया था, वह उसे नहीं भूलेगा। तो वह एक अच्छा संप्रदाय शिष्य नहीं बनना चाहता था, बल्कि बिना दिखावा किए एक राक्षस साधक बनने के लिए 10,000 राक्षसों की घाटी में भाग गया। वास्तव में उसका सिर एक दरवाजे के फ्रेम से दबा दिया गया। ये सिर्फ महुआ थोड़ा हैरान था। ये जिन गुई इतना लंबा कैसे हो गया? उसका शरीर भी काफी मजबूत हो गया था तथा उसका समग्र आभामंडल भी बदल गया था। राक्षस साधक बनने से क्या कोई लंबा भी हो सकता है? एक क्षण के लिए महुआ को थोड़ी ईर्ष्या भी महसूस हुई। उसका ताओवादी हृदय लगभग डगमगा गया। उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाकर अपना विश्वास दृढ़ किया। भले ही यह मुझे लंबा कर दे, मैं अपने सिद्धांतों को त्याग नहीं सकता और एक राक्षस साधक नहीं बन सकता जो न तो मानव है और न ही राक्षस। इसके अलावा जिन गुई का विकास एक अंकुर के अचानक उगने के समान ही हुआ होगा, वह निश्चित रूप से भविष्य में अधिक लंबा नहीं होगा, मेरे विपरीत, जिसमें अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। महुआ ने सिर हिलाया। तभी उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। जिन गुई सेवक गोल्ड सेक्ट अब सबूत ठोस थे, लगभग पुख्ता थे, वे चाहकर भी इससे इनकार नहीं कर सकते थे। 12 धाराओं में से एक सेवक गोल्ड संप्रदाय ने ऐसी ही गंभीर गलती की थी। वे बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। प्रश्न ये था कि 10,000 राक्षसों की घाटी में सेवक गोल्ड संप्रदाय के कितने अनुयायी थे और वे किस हद तक इसमें शामिल थे। इसके अलावा 10,000 राक्षसों की इस घाटी की स्थापना इतनी दीर्घकालिक योजना के साथ, इतने बड़े पैमाने पर, इतनी अधिक जनशक्ति और भौतिक शक्ति का उपभोग करते हुए, शायद अभी भी कुछ षड्यंत्र छिपे हुए थे जिनके बारे में वह अनजान था। महुआ ने संदेह भरी आंखों से देखा। उसने आगे सोचा और थोड़ा पीछे हट गया तथा किसी भी सुराग के लिए जिन गुई पर नजर रखने की योजना बनाई। जिन गुई प्रबंधक की जगह पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे के भाव उदासी से गुस्से और फिर ईर्ष्या में बदल रहे थे। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने संतुष्टि से भरे चेहरे के साथ उपहास किया। थोड़ी देर बाद जिन गुई ने एक राक्षस साधक को बुलाया और आदेश दिया, मुझे जेल ले चलो। राक्षस साधक ने जिन गुई की ओर कुछ क्षण तक देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ। फिर भी ये प्रतिक्रिया स्पष्टतः बहुत सम्मानजनक नहीं थी। राक्षसी प्रकृति को वश में करना कठिन था। स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित जिन गुई का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नए आगमन प्रबंधक लंबे समय से राक्षस नहीं था। यह मामूली तिरस्कार जिन गुई की नज़र से नहीं बच सका। जिन गुई थोड़ा क्रोधित हो गया, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, उसके चारों ओर राक्षसी शक्तियां उमड़ने लगीं। राक्षसी शक्ति की धमकी की लहर फैल गई।
राक्षस साधक का शरीर तुरंत कांप उठा, उसे लगा कि उसका वंश दबा हुआ है, उसकी आंखों में अविश्वास का भाव झलक रहा था। वह अनिच्छुक था, लेकिन लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जल्दी से अपना सिर झुकाया और अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, कृपया शांत हो जाए स्टीवर्ड, मैं आपको अभी वहां ले चलता हूं। ये पंक्ति काफी अधिक सम्मानजनक थी। जिन गुई ने मन ही मन ठंडी सांस ली। चाहे वे मानव हो या राक्षस, मूलतः वे केवल दयनीय प्राणी हैं जो शक्तिशाली लोगों की कृपापात्रता करते हैं। हालांकि मुंह हुआ दंग रह गया। जिन गुई पर यह राक्षसी शक्ति कुछ विशेष लग रही थी। उस पर कौन सा विचित्र 4 प्रतीक राक्षस पैटर्न अंकित था। उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कभी 10,000 राक्षसों की जेल के अंदर इस तरह की 4 प्रतीकों वाली राक्षसी आभा को महसूस किया हो। उच्च श्रेणी की चीजें। मुंह हुआ की आंखें चमक उठी जब वह चुपचाप अपने आप से सोचने लगा। पत्थर के कक्ष में जिन गुई की आभा के प्रभाव में वह राक्षस साधक आज्ञाकारी रूप से झुका हुआ था, आगे का रास्ता दिखा रहा था और जिन गुई को उस जेल की ओर ले जा रहा था जहां लिटिलवुड और अन्य को रखा गया था। मुंह हुआ ने एक क्षण सोचा और उसके पीछे जाकर देखने का निर्णय लिया। वह फॉर्मेशन पिवट चैनल के साथ जेल की ओर रेंगता रहा और उसके दिल में भी थोड़ी राहत महसूस हुई। सौभाग्यवश वह कमजोर और छोटे कद का था। यदि वह चेंग मो जैसा बड़ा आदमी होता तो शायद वह इस संकरी नाली से रेंगकर नहीं निकल पाता। फॉर्मेशन पिवट चैनल सभी दिशाओं में जुड़े हुए हैं। बाहर का गलियारा घुमावदार था, इसलिए मुंह हुआ सबसे पहले उस जेल में पहुंचा जहां लिटिलवुड और अन्य लोग थे। कुछ ही देर बाद जिन गुई भी आ पहुंची। मार्गदर्शक दानव साधक ने चाबी निकाली और कारागार का लोहे का दरवाजा खोला। ऊंचे कद और राक्षसी क्यूई से भरपूर जिन गुई अहंकार से अंदर आया। जेल के अंदर ओयांग म्यू और अन्य लोग अचंभित रह गए। तभी सोंग जियान अचानक चिल्लाया, जिन गुई, क्या ये सचमुच तुम हो? जिन गुई ने उपहास किया। सोंग जियान ने जिन गुई की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हैरानी और कुछ अविश्वास था। वह कांपते हुए बोला, तुम इतने राक्षस कैसे बन गए? तुमने आखिर क्या किया है? जिन गुई मुस्कुराए, युवा मास्टर सोंग, तुम मुझे नीची नजर से देखते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तुम मेरे हाथों में हो और भविष्य में तुम जियो या मरो, ये पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। सोंग जियान ने मन ही मन कुछ उधेड़ते हुए चिल्लाया, जिन गुई, अपना ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माता पिता और मेरे पूर्वज तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। जिन गुई ने व्यंग्य किया, हमेशा माता पिता या पूर्वजों का उल्लेख करना, बस इतना ही है तुम्हारे पास। सोंग जियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिन गुई ने चुपचाप सोंग जियान की ओर देखा, उसकी निगाहें खतरनाक थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और शांति से कहा, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। उसने अपना सिर घुमाया और लिंग हक्सियाओ को बहुत ही अमित्र नजर से देखा और उसकी आंखों में छिपी हुई ईर्ष्या भी थी। लिंग हक्सियाओ की अभिव्यक्ति उदासीन थी, उसकी निगाह तलवार की तरह तेज थी। तलवार हृदय स्पष्टता। जिन गुई ने लिंग हक्सियाओ को गहरी नजर से देखा, अपने दिल में ठंडी सांस ली और लिंग हक्सियाओ को कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसके बगल में ओयांग म्यू की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, उसे ले जाओ। ओयांग म्यू आश्चर्यचकित रह गया। लिंग हक्सियाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? जिन गुई की निगाहें गंभीर थीं, तुम्हें पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक राक्षस साधक आगे बढ़ा, ओयांग म्यू के प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए उस पर जंजीरें डाल दी और फिर उसे कोठरी से बाहर खींच लिया। जिन गुई, लिंग हक्सियाओ ने ठंडे स्वर में पुकारा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं, अगर जूनियर भाई म्यू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लिंग हक्सियाओ की निगाहों का सामना करते हुए जिन गुई, जो पहले से ही राक्षसी हो चुका था, को एक पल के लिए अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। कुछ ही क्षणों बाद उसके हृदय में क्रोध का भाव आया। उसका चेहरा कांप रहा था, लेकिन उसने केवल उपहास किया, एक मिट्टी का बोधिसत्व नदी पार कर रहा है, अपना ध्यान रखना। ये कहने के बाद जिन गुई की निगाहें खतरनाक हो गईं और वह जाने के लिए मुड़ा। राक्षस साधक जंजीर से बंधे ओयांग म्यू को दबाते हुए जिन गुई के पीछे चला गया। लिंग हक्सियाओ चिंतित था, लेकिन उस समय असहाय होकर वह केवल ऊपर देख सकता था और मन ही मनाह भर सकता था। वह आमतौर पर किसी पर निर्भर नहीं रहता था, लेकिन अब उसे सचमुच उम्मीद थी कि मुंह हुआ उसका अनुसरण और निरीक्षण कर सकेगा। अल्पविराम। दरअसल मुंह हुआ जिन गुई और ओयांग म्यू के पीछे चल रहा था। वह लिटिलवुड के बारे में कुछ चिंतित था।
लेकिन साथ ही वह ये भी जानना चाहता था कि जिन गुई वास्तव में क्या योजना बना रहा है और लिटिलवुड से निपटने के लिए वह क्या साधन इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा संभव है कि सिर्फ लिटिलवुड ही नहीं, बल्कि लिंग हक्सियाओ और सुंग जियान को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिन गुई ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, राक्षस साधक ने ओयांग म्यू को पीछे से दबाया। मो हुआ चुपके से सबसे पीछे चल रहा था। यद्यपि जिन गुई फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में थे, फिर भी उनकी दिव्य भावना शुरू से ही मजबूत नहीं थी। अब चूंकि वह राक्षस बन चुका था, उसका भौतिक शरीर शक्तिशाली हो गया, लेकिन उसकी दिव्य भावना बड़ी नहीं बल्कि कमजोर हो गई, जिससे मोहुआ की उपस्थिति का पता लगाना असंभव हो गया। मोहुआ अनजाने में काफी देर तक उसका पीछा करता रहा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिन गुई ओयांग म्यू को 10,000 राक्षसों की जेल में एक बहुत ही अनजान जगह पर ले गया है। इस जगह पर मोहुआ पहले कभी नहीं गया था। यद्यपि चारों ओर अभी भी पिंजरे और पत्थर के कक्ष थे, लेकिन वातावरण बहुत वीरान था और आसपास के किसी भी आत्मा दर्शन संरचना में रोशनी नहीं थी। जल्द ही जिन गुई ओयांग म्यू को सीधे एक पत्थर के महल में ले गया। ये पत्थर का महल बड़ा नहीं था, लेकिन काफी भव्य और शानदार दिखता था, जिसमें कभी कभी अंदर से धातु के टकराने की आवाजें आती थीं। ओयांग म्यू को स्टोन पैलेस में ले जाने के बाद महल के बड़े दरवाजे बंद कर दिए गए। मो हुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। उसने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि केवल दूर से ही देखा, फिर अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया, कुछ देर तक निरीक्षण किया और पाया कि पाषाण महल के चारों ओर वास्तव में विभिन्न संरचनाएं स्थापित थीं। वहां रक्षात्मक, चेतावनीपूर्ण और कुछ अज्ञात दुष्ट संरचनाएं थीं। मो हुआ ने राहत की सांस ली। जब तक संरचनाएं हैं, फॉर्मेशन के साथ कोई समस्या नहीं है। मो हुआ ने दिव्य इंद्रिय बोध, गणना और निगरानी का उपयोग करते हुए स्टोन पैलेस की परिक्रमा की, संरचनाओं में एक कमजोर बिंदु पाया, फिर दीवारों या छत के बीमों के साथ धीरे धीरे स्टोन पैलेस में घुसपैठ करने के लिए संरचना को तोड़ने और स्थापित करने जैसी तकनीकों का उपयोग किया। सौभाग्य से ये पत्थर महल कुछ हद तक घटिया ढंग से बनाया गया था और संरचनाएं बहुत तंग नहीं थीं। संरचनाओं को तोड़ने में कठिनाई तो थी, लेकिन बहुत अधिक नहीं थी। कुछ प्रयास के बाद मो हुआ ने छत के एक संकरे कोने में पत्थर की दीवार के एक हिस्से को तोड़ने के लिए एक संरचना का उपयोग किया और चुपचाप अंदर खिसक गया। स्टोन पैलेस में प्रवेश करते ही रक्त और आग का वातावरण अचानक तीव्र हो गया। बदबू से भरी गर्मी की एक लहर उसकी ओर बढ़ी, जिससे उसे हल्का घुटन भी महसूस होने लगा। मो हुआ ने अपना मुंह और नाक ढक लिया, एक पल के लिए रुका, फिर ऊपर देखा। स्टोन पैलेस के दृश्य उसकी आंखों में समा गए और मो हुआ अचानक चौंक गया। सफेद हड्डी की भट्टियां, भयानक हरी भट्टी की आग, विभिन्न राक्षस जानवरों की सफेद हड्डियां, मानव खोपड़ियां, बड़े रक्त के कुंड, दुष्ट कलाकृतियों के भ्रूण इत्यादि। यहां तक कि मो हुआ ने बुरी तलवारों की पंक्तियां देखीं। यह एक दुष्टपथ का कलाकृति शोधन कक्ष था, अधिक सटीक रूप से एक भयावह और भयानक दुष्टपथ तलवार कास्टिंग चैम्बर था। मो हुआ अपनी नजर खून के पैटर्न से उकेरी गई दुष्ट तलवारों की उस लंबी पंक्ति पर डालने से खुद को रोक नहीं सका। दुष्ट तलवार। मो हुआ का मन थोड़ा सा हिल गया। इस समय दो व्यक्ति तलवार ढलाई कक्ष में खड़े थे। उनमें से एक ओयांग म्यू था, जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हरे रंग की आग की हड्डी की भट्टी और रक्त रंग की लंबी तलवारों की पंक्तियों के सामने खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला था। दूसरा एक बूढ़ा राक्षस किसान था। उन्होंने भूरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जो झुककर खड़ा था। उनकी नाक लंबी थी और आभा बुरी ख्यूई से भरी हुई थी। ये बूढ़ा राक्षस साधक तलवारें चला रहा था। उसके भूरे वस्त्र के नीचे से निकले हुए हाथ मोटे, खुरदुरे थे और काले लाल रक्त के फफोलों से ढके हुए थे, जो झुलसने वाले निशानों से भरे हुए थे। वह एक दुष्ट शस्त्र मास्टर था। इसके अलावा एक बहुत ही अनुभवी दुष्ट शस्त्र मास्टर, जिसने अनगिनत दुष्ट तलवारें बनाई थीं। उसने कर्कश स्वर में ओयांग म्यू की ओर देखते हुए बगल से देखा। आज मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा, ओयांग म्यू ने शुरू किया। उसने चारों ओर भयानक सफेद हड्डियों, बदबूदार खून के तालाब और बड़ी संख्या में दुष्ट कलाकृतियों के भ्रूणों को देखा और तुरंत मना कर दिया। मैं नहीं सीखूंगा। दुष्ट शस्त्र मास्टर उदास होकर हंसा। मूर्ख लड़के, ये तुम्हारा मौका है। मेरी क्षमताओं के साथ अन्य लोग सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं सीख पाते। ओयांग म्यू ने अपने होठों को कसकर दबाया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं सीखूंगा। दुष्ट शस्त्र गुरु ने उसे एक नजर देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर ऊपर से आदेश न होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता?
मूर्ख लड़के, अभी यह मौका गंवा दिया, फिर बाद में तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ओयांग म्यू एक लकड़ी के टुकड़े की तरह चुपचाप खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति बहुत जिद्दी थी। दुष्ट शस्त्र मास्टर ओयांग म्यू के चारों ओर घूमता रहा, उसे बारीकी से जांचता रहा, थोड़ा सिर हिलाया, जिद्दी है लेकिन अच्छी क्षमता है। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और पूछा, क्या आप ओयांग परिवार से हैं? ओयांग म्यू ने अपना चेहरा सीधा रखा, कुछ नहीं बोला। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा, आपको कहने की जरूरत नहीं है, यह जिद और आपका साधारण रूप स्पष्ट रूप से आपको ओयांग परिवार का सदस्य बताता है। अन्यथा वे मुझे तुम्हें पढ़ाने नहीं देते। ओयांग म्यू कुछ आश्चर्यचकित होकर भौहें चढ़ाते हुए पूछ रहे थे। कौन? आप कौन हैं? हमारे ओयांग परिवार से आपका क्या संबंध है? दुष्ट शस्त्र मास्टर यह सुनकर अचानक क्रोधित हो गया। मुझसे ओयांग परिवार का फिर से जिक्र मत करना, वरना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। ओयांग म्यू चौंक गया, सोचने लगा, ये बूढ़ा राक्षस साधक अचानक मूड क्यों बदल देता है, उसके शब्द भी असंगत हैं। लेकिन चूंकि वह एक राक्षस साधक है, इसलिए ये सामान्य लगता है। इसके अलावा उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह काफी बूढ़ा है। 10,000 राक्षसों की इस घाटी में इतने लंबे समय तक रहने के कारण उसने संभवतः अपनी अधिकांश मानवता खो दी है। दुष्ट शस्त्र गुरु ने धैर्य खोते हुए भयंकर दृष्टि से सफेद हड्डी का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे ओयांग म्यू की ओर फेंकते हुए कहा, इस सफेद हड्डी को परिष्कृत करो और इसे अच्छे लोहे के साथ मिला दो। आज आपको बस इतना ही करना है। एक बार काम हो जाए तो आप जा सकते हैं। ओयांग म्यू ने सहज रूप से सफेद हड्डी को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली ने उसे छुआ, मृतक के ठंडे तापमान को महसूस करते हुए वह तुरंत पीछे हट गया। परिणामस्वरूप सफेद हड्डी जमीन पर गिर गई। क्या मरे हुए आदमी की हड्डियों से डर लगता है? दुष्ट शस्त्र गुरु मुस्कुराया, ऐसी धार्मिक और दुष्ट अतिशुद्धता मत रखो, वरना तुम कभी भी एक उत्कृष्ट तलवारबाजी गुरु नहीं बन पाओगे। ओयांग म्यू ने गंभीरता से कहा, धर्मी धर्मी है, दुष्ट दुष्ट है, इसमें कोई भेद कैसे नहीं हो सकता। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इसे पहचान सकते हो? ओयांग म्यू ने कहा, तुम्हारे दिल में बुरे विचार हैं, इसलिए तुम भेद नहीं कर सकते। अगर तुम पूरे मन से बुरे विचारों या बेकाबू महत्वाकांक्षाओं के बिना धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम भेद कैसे नहीं कर सकते। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने व्यंग्य किया, बच्चे तुम कुछ नहीं समझते, मुझे तुमसे बात करने में कोई रुचि नहीं है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ। उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई, क्या आप इस सफेद हड्डी को परिष्कृत करेंगे या नहीं? ओयांग म्यू ने दांत पीसते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने सिर हिलाया और एक कोने से एक खूनी भेड़िए के नुकीले ताले को खींचकर उसे ओयांग म्यू पर जकड़ने की तैयारी की। ओयांग म्यू ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दुष्ट शस्त्र मास्टर के पंजों की लोहे की पकड़ में जकड़ा हुआ था, जिससे वह मुक्त नहीं हो सका। पलक झपकते ही खून से सना भेड़िए का दांत वाला ताला उसके गले में जड़ दिया गया। भेड़िए के नुकीले दांत वाला ताला मानो जीवित हो गया हो, उसके नुकीले दांतों जैसे लोहे के नुकीले दांत एक क्रूर भेड़िए की तरह लग रहे थे, जो ओयांग म्यू के शरीर में गहराई तक धंस गए थे। ओयांग म्यू दर्द से कराह उठा, घुराघुराया, फिर उसके भीतर विद्रोह की भावना पैदा हुई। उसने अपने दांत पीसते हुए जितना हो सके इसे सहन किया। दुष्ट शस्त्र मास्टर की भौहें फड़क उठी। ये बदमाश देखने में सुस्त है, लेकिन अंदर से एक भयंकर भावना रखता है। भेड़िए के नुकीले दांत और अधिक कस गए, ओयांग म्यू का चेहरा और भी पीला पड़ गया। तब दुष्ट शस्त्र मास्टर ने भयावहता से कहा, ये भेड़िए के नुकीले दांतों वाला ताला मेरी खास तौर पर बनाई गई दुष्ट कलाकृति है, जिसका आकार भेड़िए के मुंह जैसा है और नुकीले दांतों की तरह कांटेदार है। एक बार जब इसे खून का स्वाद मिल जाता है तो ये भेड़िए की तरह अपने शिकार को काटता है, यह उसे छोड़ता नहीं। इसके अलावा भेड़िए के विषदंतों के सिरों पर रक्त के निशान होते हैं। एक बार जब वे मांस में धंस जाते हैं तो वे किसी राक्षस जानवर की तरह आपका खून चूस लेंगे। यह मेरी उत्कृष्ट कृति है। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने ओयांग म्यू की ओर देखते हुए आत्मसंतुष्ट होकर कहा, और हंसते हुए उसने पूछा, ये कैसी लगता है? ओयांग म्यू को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई, वह कांपना बंद नहीं कर सका। दुष्ट शस्त्र गुरु ने कहा, तुम आज्ञाकारी रहो, मैं तुम्हें जो परिष्कृत करने देता हूं तुम उसे परिष्कृत करो। इस तरह तुम्हें कष्ट नहीं होगा और मैं संतोषजनक रिपोर्ट दे सकूंगा। इसके अलावा इन लोगों को तुमने नहीं मारा, न ही तुम जानते हो कि ये सफेद हड्डियां किसकी हैं। आप तो बस एक कलाकृति शोधक हैं, बस सामग्री के साथ निर्माण कर रहे हैं, इससे आपका और क्या लेना देना है।
बस थोड़ा नर्म पड़ जाओ और मैं भेड़िए के दांत वाला ताला खोल दूंगा। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने आगे कहा। ओयांग म्यू अभी भी अपने दांत पीस रहा था, बिना कुछ बोले, लेकिन उसके चेहरे से खून लगभग गायब हो चुका था और वह कागज की तरह सफेद हो गया था। वह पतन के कगार पर लग रहा था। मुंह हुआ की निगाहें ठंडी हो गईं। वह किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पहले दुष्ट शस्त्र मास्टर से निपटने की योजना बना रही थी। तभी दुष्ट शस्त्र मास्टर ने अपना हाथ लहराया। दुष्ट शक्ति का एक ज्वार आया जो भेड़िए के नुकीले ताले में समा गया। भेड़िए के नुकीले दांत वाला ताला कांप रहा था, अनिच्छा से अपनी पकड़ छोड़ रहा था, जैसे जंजीरों से बंधा हुआ भेड़िया। जिद्दी मूर्ख मौत का सामना करते हुए भी अभी तक डटा हुआ है। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि उसकी आंखें ठंडी चमक से भर गईं और वह और अधिक उत्तेजित हो गया। लोग महान कार्य करते हैं, उनमें अटूट दृढ़ संकल्प होना चाहिए। एक निश्चित ऊंचाई पर प्रतिभा दुर्लभ नहीं होती, लेकिन अटूट दृढ़ संकल्प अक्सर जन्मजात प्रतिभा से दुर्लभ होता है, विशेष रूप से कलाकृति शोधन और तलवार कास्टिंग के मार्ग में। इसके लिए असाधारण धैर्य और मजबूत दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आज आप वापस जा सकते हैं, दुष्ट शस्त्र गुरु ने सहजता से कहा। कल फिर आना, लेकिन मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। तुम एक दिन तो सह सकते हो, पर जरूरी नहीं कि 3 दिन, 7 दिन या 1 महीने तक ही सह सको। तुम इस 10,000 राक्षसों की जेल में पहुंच ही गए हो, पंख होने पर भी तुम बच नहीं सकते, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बेहतर होगा कि तुम उम्मीद छोड़ दो और जल्दी से कोई योजना बना लो। इस दुनिया में हालांकि राक्षस साधक और दानव साधक अंधकार में है और हर कोई उन्हें मारने के लिए चिल्लाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे जीवित नहीं रह सकते। ध्यान से सोचो, अपना ख्याल रखो। दुष्ट शस्त्र मास्टर बड़बड़ाता रहा। ओयांग म्यू कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसका दिमाग धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गया। दुष्ट शस्त्र गुरु ने दरवाजे के बाहर एक राक्षस साधक को इशारा करके बुलाया और निर्देश दिया, उसे ले जाओ। हाँ, राक्षस साधक ओयांग म्यू को ले गया। कुछ ही देर बाद जिन गुई अंदर आए और पूछा, कैसा है? दुष्ट शस्त्र मास्टर ने कहा, उसका स्वभाव बहुत कठोर है, इसे सुधारने की आवश्यकता है। जिन गुई ने सिर हिलाया और कहा, उसने बहुत अधिक खून खो दिया है, उसे रक्त की गोली खिलाने का अवसर लें, कुछ राक्षस रक्त की खुराक दें, हमें परेशानी से बचाएं। दुष्ट शस्त्र गुरु ने सिर हिलाया। जबरन खिलाया हुआ खरबूजा मीठा नहीं होता। ऐसा करने से वह सिर्फ मरेगा। अगर वह दिल से नहीं झुकेगा, खुद ये कदम नहीं उठाएगा, तो वह दानव नहीं बन सकता। जिन गुई का चेहरा कठोर हो गया। वह समझ गया कि यह बूढ़ा राक्षस साधक क्या कह रहा था, लेकिन उनकी आज्ञा को अस्वीकार कर दिए जाने से वे बहुत नाराज हुए। ज्यादा समय बर्बाद मत करो, युवा स्वामी का धैर्य सीमित है और युवा स्वामी की महान योजना में देरी मत करो। जिन गुई ने ठंडे भाव से बूढ़े राक्षस साधक की ओर देखा और जाने के लिए मुड़ गया। बूढ़ा राक्षस साधक उदासीन रहा, बल्कि उसने अपना सिर घुमाया, सफेद हड्डी का एक टुकड़ा निकाला और उसे स्वयं पीसना शुरू कर दिया। इस बीच वह मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में बुदबुदाया, कलाकृतियों का शोधन कुछ इस तरह होता है। इन राक्षसों को मारने के लिए इन साधकों को बस दुष्ट कलाकृतियों का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन कलाकृति शोधक और भी कई बातों पर विचार करते हैं। सामग्री जितनी कठोर होगी, उतनी ही कीमती होगी। लेकिन चाहे सामग्री कितनी भी कठोर क्यों न हो, हजारों हथौड़ों और तलके के बाद यह विकृत हो जाएगी और मेरी इच्छा के अनुसार एक दुष्ट कलाकृति में बदल जाएगी। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। अल्पविराम। छत पर मोहुआ ने ये सुना और थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर चुपचाप चला गया। वहां से निकलने के बाद मोहुआ ने दुष्ट उपकरणों के कक्ष का स्थान देखा। रास्ते में कुछ आध्यात्मिक धुरी संरचनाएं पाईं। गश्त कर रहे राक्षस साधकों से बचते हुए चुपचाप उनकी मरम्मत की, फिर उन्हें मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया, संरचना पैटर्न को छिपा दिया ताकि वे खोजे न जा सकें। ये सब करने के बाद मोहुआ जेल में वापस आ गया। ओयांग म्यू को पहले ही वापस भेज दिया गया था। वह जमीन पर लेटा था, उसकी सांस फूल रही थी, चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह अभी भी थोड़ा कांप रहा था और स्पष्ट रूप से तीव्र दर्द महसूस कर रहा था। राक्षस साधक उसे अस्थायी रूप से नहीं मारेंगे, लेकिन यदि लिटिल वुड राक्षस साधकों की इच्छाओं का पालन नहीं करता है, तो उसे निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा आगे क्या होगा, इसका अनुमान लगाना और भी कठिन है। ये राक्षस साधक मानसिक रूप से अस्थिर हैं, आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं। कौन जानता है कि वे क्या जघन्य कार्य कर सकते हैं।
मोह हुआ ने आह भरी। जेल की रखवाली करने वाला कुत्ते के सिर वाला राक्षस वहां नहीं था। मोह हुआ प्रकट हुआ। मोह हुआ की अचानक उपस्थिति से सोंग जियान चौंक गया। इसके विपरीत लिंग हक्सियाओ का चिंतित चेहरा चमक उठा। राक्षस साधकों ने एक गोली दी, मैं इसे कनिष्ठ भाईम्यू को खिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। लिंग हक्सियाओ ने कहा। ठीक है। मोह हुआ ने सिर हिलाया। हालांकि उनके द्वारा सुनी गई जानकारी के अनुसार गोली के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन सावधानी हमेशा उचित होती है। यदि लेने से बच सकते हैं तो न लें। मोह हुआ ने कई रक्त पुनर्स्थापना गोलियां, एक छोटी कायाकल्प गोली और रक्त क्यूई को पोषण देने के लिए कुछ गोलियां निकाली और उन्हें ओयांगम्यू को खिला दिया। ओयांगम्यू की त्वचा में तुरंत बहुत सुधार आ गया। उसके घाव भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। आंटी वान की गोलियां वास्तव में अच्छी हैं, मोह हुआ ने धीरे से सोचा। अन्यथा स्पिरिट स्टोन्स के बिना वह इन मूल्यवान गोलियों को स्वयं नहीं खरीद सकता था। एक क्षण के बाद ओयांगम्यू ने जो रक्त क्यूई खोया था उसमें काफी सुधार हुआ। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भाई मोह। मोह हुआ ने अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं। बस। मोह हुआ ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें कल भी जाना है। अगर दुष्ट शस्त्र गुरु तुम्हें फिर से दुष्ट कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए मजबूर करे तो तुम क्या करोगे? ओयांगम्यू को आश्चर्य हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि दुष्ट उपकरणों के कक्ष में अभी अभी जो कुछ भी था वह मोह हुआ ने देख लिया था। राक्षस साधक उसे अनायास ही दुष्ट यंत्रों के एकांत कक्ष में ले आए और दरवाजा कसकर बंद था, जो बहुत सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। फिर भी भाई मो इसमें घुलने मिलने में कामयाब रहे। भाई मो के पास वास्तव में विशाल दिव्य कौशल है। ओयांगम्यू ने चुपचाप सोचा। जहां तक दुष्ट कलाकृतियों को परिष्कृत करने की बात है, ओयांगम्यू ने गंभीरता से कहा, मैं ताई आ संप्रदाय के ओयांग परिवार का एक शिष्य हूं। दुष्ट पद दानव कलाकृतियों को परिष्कृत करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मोह हुआ ने एक क्षण सोचा और अचानक कहा, वास्तव में इसे परिष्कृत करना असंभव नहीं है। ओयांगम्यू ठिठक गया। भाई। मोह हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, थोड़ा सा सुधारने का नाटक करो, लापरवाही से काम चला लो, अन्यथा तुम्हारे सीधे स्वभाव के कारण भेड़िए के दांत जैसे बाल कुछ और बार काटने के बाद तुम्हारी जान भी चली जाएगी। लेकिन ओयांगम्यू झिझका। कोई किंतु परंतु नहीं, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाओ। इसके अलावा मोह हुआ ने अपने मन में दुष्ट शस्त्र मास्टर के बारे में कुछ बातें याद की और धीरे से कहा, वह दुष्ट शस्त्र मास्टर स्पष्ट रूप से एक अनुभवी पुराना तलवार कास्टिंग मास्टर है। उसकी तलवार कास्टिंग कौशल शानदार होनी चाहिए, उसके कई कौशल शायद असामान्य हैं। जहां तक कौशल की बात है, हालांकि धार्मिक और राक्षसी के बीच विभाजन है, वे उतने अलग नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। जो अच्छे हैं उन्हें सीखें और जो अच्छे नहीं हैं उन्हें त्याग दें। ओयांगम्यू अभी भी कुछ चिंतित था, क्या होगा अगर मैं अंतर नहीं कर पाया और गलत सीख गया? दुष्ट शस्त्र मास्टर से कलाकृतियों को परिष्कृत करने की शिक्षा अनजाने में ही आपको भटका सकती है। मोह हुआ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इससे परिचित हूं। आखिरकार मैंने अपने भयानक चाचा से गुप्त रूप से स्वर्गीय रहस्य की मुश्किल गणना सीख ली। किसी पुराने राक्षस साधक से तलवार चलाने का कौशल सीखना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। बेशक मुख्य रूप से ये लिटिल वुड ही था जिसने सीखा। उसे बस बगल से निर्देश देने की जरूरत थी। मोह हुआ ने कहा, समय आने पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या करना है। मुझे पढ़ाएं। हाँ। ओयांगम्यू हैरान था, आप कैसे पढ़ाएंगे? बस एक पल रुको, अच्छी तरह से आराम करो, मैं वापस जाकर कुछ शोध करूंगा। मोह हुआ ने कहा, फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। लिंग हक्सियाओ और ओयांगम्यू एक दूसरे को असमंजस में देखते रह गए। उन्हें पता नहीं था कि आखिर मोह हुआ क्या योजना बना रहा है। सोंग जियान भी हैरान दिखे। मोह हुआ चुपके से फॉर्मेशन पिवट के गुप्त कक्ष में वापस चढ़ गया। गुप्त कक्ष में उन्होंने अपने भंडारण बैग में सभी उपलब्ध निर्माण सामग्रियों का उपयोग किया और फिर लेटर टोकन का एक गुप्त संस्करण विकसित किया। पत्र टोकन का एक सिरा जेड स्लिप था, दूसरा सिरा एक रुमाल था। बीच में स्थिर चुंबकीय पैटर्न का ढांचा उन्होंने ही बनाया था और यह एक तरफा था। इसमें युआन मैग्नेटिक बीकन एरे का गठन शामिल था। उन्होंने बहुत पहले ही युआन चुंबकीय संरचना सीख ली थी, लेकिन ये सीखने में आसान थी, लेकिन इसमें महारत हासिल करना कठिन था, इसलिए उन्होंने इसका अधिक उपयोग नहीं किया था। अब अंततः ये काम आ गया। मोह हुआ वापस जेल में चढ़ गया और ओयांगम्यू को रुमाल देते हुए निर्देश दिया, इस रुमाल को अपनी बाह पर लपेट लो और जब तुम कल उस दुष्ट शस्त्र मास्टर से मिलोगे तो मैं तुम्हें वही सिखा दूंगा कि क्या कहना है और क्या करना है।
श्रमिकों से बचाव के लिए इस पावरफुल तरीके का उपयोग करके देखें। इंसुलेक्स डायबिटिक। ओयांग म्यू का मुंह खुला रह गया। क्या यह संभव है? उसने अपने हाथ में रखे रुमाल को देखा। उसे लगा कि यह एक चीट शीट जैसा है जिसका इस्तेमाल संप्रदाय की परीक्षाओं के दौरान किया जाता है जब कोई नकल करता है, और जवाब मौके पर ही उपलब्ध करा दिए गए। तो कल मैं उस बुरे दुष्ट शस्त्र मास्टर से सहमत हो जाऊंगा? ओयांग म्यू ने अनिश्चितता से पूछा। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। उन्होंने एक क्षण विचार किया और कहा, लेकिन आप बहुत स्पष्ट नहीं हो सकते, अन्यथा यदि आप आज दृढ़तापूर्वक मना कर देते हैं और कल अचानक सहमत हो जाते हैं तो वह निश्चित रूप से जान जाएगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। तो आपको थोड़ा अभिनय करना सीखना होगा। अभिनय? ओयांग म्यू दंग रह गया। नाटक करो। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर धैर्यपूर्वक उसे समझाया कि यह नाटक कैसे करना है। जब तुम कल जाओ तो पहले मना कर दो। थोड़ी देर तक जिद्दी रहने के बाद तलवार दाव के लिए थोड़ी लालसा दिखाएं, अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा लड़खड़ाने दें जैसे कि दुष्ट तलवार के गहन सिद्धांतों से आकर्षित हो। फिर भले ही आप मौखिक रूप से मना कर दें, एक समझौतापूर्ण भाव दिखाएं, दिखावा करें कि आप विरोध नहीं कर सकते। मो हुआ ने विस्तार से सब कुछ समझाया और पूछा, क्या तुम्हें याद है? ओयांग म्यू ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह सब समझ गया है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि महुआ क्या कह रही थी। आखिरकार वह हमेशा से एक ईमानदार बच्चा था और अचानक उसे अभिनय करना और धोखा देना सीखना पड़ा, जिसे समझना उसके लिए थोड़ा कठिन था। महुआ ने धैर्यपूर्वक इसे एक बार फिर समझाया, फिर कहा, पहले मुझे दिखाने के लिए इसका अभिनय करो। ओयांग म्यू ने महुआ के निर्देशों के अनुसार भावों का अभिनय किया। मो हुआ ने टिप्पणी की, बहुत कठोर, भाव अपरिचित है, नजर पर्याप्त ईमानदार नहीं है, और यह पर्याप्त स्वाभाविक नहीं है। मैं एक बार आपके लिए इसका प्रदर्शन करता हूं। फिर मो हुआ ने लिटिल वुड की तरह गंभीर चेहरे के साथ ओयांग म्यू की नकल की। फिर उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी, मानो उसने कोई खजाना देख लिया हो। फिर उसकी निगाहें टिमटिमा उठी, जिससे आंतरिक उथल पुथल का पता चला। उसने अपने दांत भींच लिए, जिससे आंतरिक संघर्ष का संकेत मिला। फिर उसने आह भरी, मानो अंततः समझौता करने का मन बना लिया हो। केवल 10 सांसों में महुआ के हाव भाव कई बार बदल गए, बिल्कुल पानी पीने की तरह स्वाभाविक और सहजता से। ओयांग म्यू आश्चर्यचकित होकर धीरे से बुदबुदाया, जैसा कि भाईमो से उम्मीद थी, सचमुच प्रभावशाली। संरचनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहां तक कि उनका अभिनय भी इतना अच्छा था। लिंग हक्सियाओ और सोंग जियान जो बगल में खड़े थे, उनके चेहरे पर जटिल भाव थे और वे शब्द नहीं खोज पा रहे थे। समझ गए? मो हुआ ने अपने भावों को संभाला और ओयांग म्यू से पूछा। ओयांग म्यू ने सिर हिलाया, मैंने मोटे तौर पर कुछ समझ लिया है। कोई बात नहीं, जब समय मिले तब अभ्यास कर लेना। तुम स्वभाव से अंतर्मुखी हो, थोड़े अजीब हो और खुद को ढालना नहीं जानते, जिसका उल्टा असर जरूर होगा, इसलिए कुछ अभिनय कौशल सीखना भविष्य में जरूर काम आएगा। मो हुआ ने फिर सलाह दी। ओयांग म्यू ने समझ और असमंजस के मिश्रण के साथ सिर हिलाया। इसलिए उस रात ओयांग म्यू ने मो हुआ के निर्देशों के अनुसार विभिन्न सूक्ष्म अभिव्यक्तियों का परिश्रमपूर्वक अभ्यास किया। दरअसल अगले दिन एक अन्य राक्षस साधक ने दरवाजा खोला। ओयांग म्यू को पिछले दिन एक राक्षस साधक द्वारा दुष्ट उपकरणों के कक्ष में ले जाया गया। बुजुर्ग, झुके हुए बूढ़े राक्षस साधक, जो कि दुष्ट संरचना मास्टर थे, पहले से ही शोधन कक्ष में इंतजार कर रहे थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वह समय से पहले आ गए थे या पूरे समय रिफाइनिंग रूम में ही छिपे रहे और कभी बाहर नहीं निकले। ओयांग म्यू के प्रवेश करने के बाद दुष्ट शस्त्र मास्टर ने कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा और पिछले दिन की तरह उसे सफेद हड्डी का एक टुकड़ा सौंप दिया। इस सफेद हड्डी को परिष्कृत करो, दुष्ट शस्त्र मास्टर ने आदेश दिया। ओयांग म्यू ने महुआ के निर्देशों का पालन करते हुए पहले तो सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं इससे परिष्कृत नहीं करूंगा। आखिर मधुमेह से निपटने का कारगर तरीका मिल ही गया, 100% नेचुरल। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी, पर्याप्त सहज नहीं। एक खामी तो है, लेकिन मुश्किल से ठीक होने लायक। मो हुआ ने मन ही मन आलोचना की। दुष्ट शस्त्र मास्टर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि सिर्फ एक रात के बाद ओयांग म्यू इतनी सारी योजनाएं बना लेगा। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने बिना किसी संदेह के उपहास करना जारी रखा, तो फिर कुछ और कष्ट सहो। उसने एक वोल्फेंग लॉक निकाला और उसे ओयांग म्यू में काट दिया।
ओयांग म्यू ने बिना कोई आवाज निकाले दर्द सहन किया। एक क्षण बाद उसकी अभिव्यक्ति अधिक पीड़ादायक और तनावपूर्ण हो गई। यह कोई नाटक नहीं था, क्योंकि इससे सचमुच दुख पहुंचा। कुछ क्षण बाद दुष्ट शस्त्र गुरु ने फिर पूछा, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? अगर तुम इस सफेद हड्डी को निखार दोगे तो तुम्हें कम कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपना हुनर भी सिखा सकता हूँ। ओयांग म्यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने नीचे देखा और अपनी आस्तीनें टटोली। ये वो लाइनें थीं जो मोहुआ ने लाइव प्रदान की थीं। ओयांग म्यू ने अपने दांत काटे और पंक्ति दर पंक्ति पढ़ी। मैं एक ताई आ संप्रदाय का साधक हूँ, ओयांग परिवार का एक शिष्य जिसे सबसे प्रामाणिक तलवार चलाने का कौशल विरासत में मिला है। मैं आप जैसे दुष्ट राक्षसों के साथ कैसे जुड़ सकता हूँ जो बुरी कलाकृतियां बनाते हैं? मैं तुम्हारी छोटी सी दुष्टतापूर्ण कुटिल शोधन कुशलताओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता। ओयांग म्यू का स्वर स्वाभाविक नहीं था, लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते जब ईमानदार लोग बोलते हैं तो इससे लोगों में गुस्सा पैदा होता है। जैसी कि उम्मीद थी, दुष्ट शस्त्र गुरु नाराज हो गया और उसने व्यंग्य किया, ताइया संप्रदाय तलवारबाजी का हुनर। ताइया संप्रदाय गलत रास्ते पर है, वे तुम्हें क्या सिखा सकते हैं? मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें असली तलवार चलाना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें खून को गर्म करना, दुष्टता को बढ़ावा देना, तलवार की हड्डियां बनाना सिखाऊंगा। और यहां तक कि तुम्हें कई तलवारें भी सिखाऊंगा। मोहुआ, जो ऊपर से छुपकर सुन रहा था, आश्चर्यचकित रह गया। तलवारों की व्यूह रचना। इस बूढ़े दुष्ट शस्त्र मास्टर के पास तलवारों की व्यूह रचना है। और बहुत सारी तलवारें। मोहुआ ने गहरी सांस ली। स्वर्गीय गुप्त गणना सचमुच मुझे धोखा नहीं देती। मालिक का तांबे का सिक्का सचमुच बहुत शक्तिशाली है। 10,000 राक्षसों की इस घाटी में बहुत कुछ है। अब सही समय है, उस अभिव्यक्ति का प्रयोग करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। मोहुआ ने दूर से ओयांग म्यू को निर्देश दिया। ओयांग म्यू को अचानक अपने दिल में एक अकथनीय खुशी महसूस हुई। जिस अभिव्यक्ति का उसने सारी रात अभ्यास किया था, अंततः उसे अपना उपयोग मिल गया। सबसे पहले उसने अपना दृढ़तावादी हृदय दिखाने के लिए गंभीर चेहरा बनाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी हल्की सी झपक रही थीं, जो उसकी आंतरिक उथल पुथल और उच्चतर तलवार चालन कौशल की इच्छा को दर्शा रही थी। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने हल्की सी मुस्कान दी, उसे पकड़ लिया। इस बच्चे के चेहरे पर सभी 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं लिखी हुई हैं, सभी इरादे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि अभिव्यक्ति कुछ कठोर है, लेकिन किसी भोले व्यक्ति के लिए आंतरिक संघर्ष और कठोर व्यवहार सामान्य बात है। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने आगे कहा, 10,000 राक्षसों की यह घाटी कड़ी सुरक्षा में है, सभी दिशाओं से बंद है, केंद्रीय मुख्य सड़क पर एकमात्र निकास नेता द्वारा नियंत्रित है। दुष्ट शस्त्र गुरु की निगाहें तेज हो गईं, वह रास्ता एक बहुत ही गहरी और अस्पष्ट संरचना से अवरुद्ध है। ऐसी संरचना का इस्तेमाल अब तक मैंने सिर्फ लीडर को ही करते देखा है। फॉर्मेशन के सार को समझे बिना एक साधारण द्वितीय श्रेणी के एरे मास्टर की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के एरे मास्टर भी असहाय होंगे। इस बिंदु पर दुष्ट शस्त्र मास्टर को अचानक थोड़ा उदास महसूस हुआ। मास्टर्स ऑफ फॉर्मेशन के बीच असमानता आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स के बीच की तुलना में कहीं अधिक है। संरचनाओं के बीच की बाधाएं परिष्कृत कलाकृतियों की तुलना में कहीं अधिक गहरी और अज्ञात हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स के रूप में हमारी स्थिति फॉर्मेशन मास्टर्स से बहुत नीचे है। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने अपना सिर घुमाया, ओयांग म्यू को देखा, उसकी आवाज भारी थी। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि अब तुम 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए किसी भी अवास्तविक कल्पना को त्याग दो। व्यर्थ में प्रतिरोध करने, यहां मरने, राक्षस जानवरों द्वारा खाए जाने, पीछे कोई हड्डी न छोड़ने के बजाय आगे बढ़ना और अपना शेष जीवन तलवार चलाने के लिए समर्पित करना बेहतर है। भले ही इसका मतलब बुराई के रास्ते पर कदम रखना हो, भले ही इसका मतलब अनंत नरक हो, सर्वोच्च तलवार हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा कभी न खोए। अल्पविराम। मोहुआ को सुनकर थोड़ा ज्ञान हुआ। इस बूढ़े दुष्ट शस्त्र मास्टर की ऐसी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से हैं, ये काफी प्रभावशाली है। इसके अलावा उन्होंने जो जानकारी दी वह बहुत ही रोचक है। सेंट्रल मेन रोड पर एकमात्र निकास नेता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक बहुत ही गहन और अस्पष्ट संरचना मार्ग को अवरुद्ध कर रही है। यहां तक कि तीसरी या चौथी कक्षा के एरे मास्टर भी असहाय हो सकते हैं। क्या ये दिव्य संरचना हो सकती है?
और ये नेता दिव्य संरचना को नियंत्रित करने में सक्षम होने के कारण ये दर्शाता है कि वह संभवतः एक दिव्य मार्ग सरणी मास्टर है। मोह हुआ थोड़ा चौंक गया। एक वास्तविक दिव्य मार्ग सारणी मास्टर। अवश्य ही कोई मास्टर होगा। यदि उसे मौका मिले तो उसे उससे मिलना होगा, एक दो बातें सीखनी होंगी और फिर उसे खत्म करने का तरीका निकालना होगा। दिव्य गठन सीखना होगा, लेकिन दिव्य मार्गदर्शक मास्टर को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दुष्ट शस्त्र मास्टर की बात सुनने के बाद भी लिटिल वुड कुछ हद तक स्तब्ध था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोह हुआ ने उनके प्रदर्शन पर मार्गदर्शन जारी रखा। अपनी अभिव्यक्ति में थोड़ी निराशा जोड़ें। अपने बारे में ऐसा सोचो कि तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, जीवन भर के लिए यहाँ फंस जाओगे। केवल एक दुष्ट शस्त्र मास्टर बनने के लिए नियत हो, कभी भी एक सच्चे तलवार कास्टिंग मास्टर नहीं बन पाओगे। ओयांग म्यू की अभिव्यक्ति वास्तव में निराशा में बदल गई। फिर चिंतन का भाव दिखाओ, थोड़ा संघर्ष दिखाओ। इस बात पर संघर्ष की क्या धर्मी दांव पर अड़े रहना है, मृत्यु तक प्रतिरोध करना है, या शोधन के मार्ग पर चलने के लिए पीछे हटना है और एक दुष्ट तलवार चलाना है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ओयांग म्यू शुरू से ही दुविधा में था। अंततः अपनी दृष्टि को दृढ़ करो, संकल्प करो। भले ही यह एक दुष्ट तलवार का प्रयोग हो, आपको एक अद्वितीय दुष्ट तलवार मास्टर बनना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी राक्षसी तलवार का निर्माण करना होगा। तलवार हथियारों के सर्वोच्च महान दांव तक पहुंचना होगा। ओयांग म्यू ने स्वचालित रूप से दुष्ट तलवार शब्दों को आत्मिक तलवार से बदल दिया और उसका हृदय वास्तव में उत्कट आवेग की लहर से भर गया। हाँ, ये सही है, मैं सबसे महान तलवार कास्टिंग मास्टर बनना चाहता हूँ। ओयांग म्यू की लकड़ी जैसी अभिव्यक्ति पहाड़ की तरह दृढ़ थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और जुनून की ज्वाला फूट रही थी। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने जो कुछ देखा उससे वह दंग रह गया, यहाँ तक कि उसे लगा कि ओयांग म्यू का ये क्षण कुछ हद तक चकाचौंध करने वाला था। तलवार चलाने के प्रति इस विशुद्ध जुनून ने उन्हें शर्म और आत्म पश्चाताप का एहसास कराया। लेकिन एक ही पल में ये सारी भावनाएं छिप गईं। दुष्ट शस्त्र मास्टर ने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। कई बार किसी व्यक्ति के शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं झूठी नहीं हो सकती। ओयांग म्यू की आंतरिक यात्रा उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थी, जो उनके बोले गए शब्दों से भी अधिक विश्वसनीय थी। दुष्ट शस्त्र मास्टर को लोगों को सही ढंग से पढ़ने पर गर्व था तथा वह अपने निर्णय पर विश्वास रखता था। कल की तरह ही उसने एक सफेद हड्डी निकाली और उसे ओयांग म्यू को देते हुए उदासीनता से कहा, इस सफेद हड्डी को परिष्कृत करो, इसे परिष्कृत लोहे में मिला दो। ओयांग परिवार के एक शिष्य के रूप में तुम्हें शोधन विधियां पता होनी चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। स्वर उदासीन था, लेकिन रवैया काफी सहज था। ओयांग म्यू एक पल के लिए हिचकिचाया, अपनी आस्तीन नीचे देखते हुए देखा कि मोह हुआ ने एक संदेश भेजा था, परिष्कृत करें। इस बूढ़े राक्षस साधक के शब्द भ्रामक थे, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं थे। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद हड्डियां केवल मृत वस्तुएं होती हैं, उन्हें केवल परिष्कृत करना और परिष्कृत लोहे के साथ विलय करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, ये किसी को तुरंत एक दुष्ट शस्त्र मास्टर में बदल देगा। लेकिन शोधन के लिए मानव रक्त, त्वचा और हड्डियों के उपयोग पर प्रतिबंध। ताओवादी न्यायालय द्वारा इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है, क्योंकि यदि इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया तो कोई न कोई इसकी खामियों का फायदा उठा लेगा। एक बार जब कोई कलाकृति शोधक मानव हड्डियों का उपयोग करना शुरू कर देता है, तो समय के साथ यह उसकी आदत बन जाती है और अंत में शोधन के लिए हड्डियां प्राप्त करने के लिए वे हत्या, परिवारों का सफाया करने जैसे कदम उठा सकते हैं। बुराई का पीछा मत करो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। इसलिए समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उसे रोकना आवश्यक है। इस समय ओयांग म्यू की स्थिति अनोखी है, उसे राक्षस साधकों द्वारा मजबूर किया जा रहा है। अगर वह अपनी सीमा से बाहर नहीं निकला और थोड़ी सी मानव अस्थि को परिष्कृत नहीं किया, तो उसकी जान चली जाएगी, ये समझ में आता है। यहाँ तक कि ताओवादी न्यायालय में भी इसका स्पष्टीकरण है। इससे आपातकालीन बचाव कहा जाता है। हुआ अक्सर दाओ कोर्ट के पर्यवेक्षक गु चांगहुआई के साथ काम करते हैं और वह इन छोटी छोटी बातों के बारे में काफी जानकार हैं। ओयांग म्यू ने आराम किया। भाई मो बहुत जानता है, अगर वो कहता है कि निखारो तो निखारो। इसलिए उन्होंने चुपचाप सफेद हड्डी को स्वीकार कर लिया और कलाकृति शोधन तकनीक के अनुसार उसे उचित रूप से परिष्कृत किया और उसके पास के उत्तम लोहे में मिला दिया। बूढ़ा राक्षस साधक कुछ देर तक देखता रहा, शांत रहा, फिर अपने काम में लग गया। मटमैली हरी भट्टी की आग में सफेद हड्डी धीरे धीरे पिघलती हुई महीन लोहे के साथ मिल जाती है।
एक बार जब वह परिष्कृत करना शुरू कर देता है तो ओयांग म्यू बहुत ही केंद्रित हो जाता है और उसका रवैया बहुत ही सावधानीपूर्ण हो जाता है। थोड़ी देर बाद मोहुआ इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था, पर्याप्त समय लो। ओयांग म्यू चौंक गया। उसके बगल में खड़े बूढ़े राक्षस साधक ने आवाज सुनी, भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या हुआ? ओयांग म्यू ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस हाथ से फिसल गया। कलाकृतियों के परिष्करण में गलतियां होना बहुत आम बात है। बूढ़े राक्षस साधक को इसकी परवाह नहीं थी और वह पीछे मुड़ गया तथा अपने हाथ में राक्षस की खाल से बने कागज के टुकड़े पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर रुचिपूर्वक विचार करने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कुछ ध्यान ओयांग म्यू पर नजर रखने में लगाया। ओयांग म्यू ने थोड़ी देर के लिए ईमानदार होने का नाटक किया, फिर पत्र टोकन को देखा, मोहुआ के प्रसारण को देखा। थोड़ा टालमटोल करो, इतनी जल्दी सुधार मत करो, ऐसा मत दिखाओ कि अंदर से तड़प रहे हो। हालांकि तुमने दुष्ट तलवारबाज बनने का फैसला कर लिया है, पर तुम्हारा दिल अभी तक नहीं बदला है, इसलिए तुम हिचकिचा रहे हो। अन्यथा यदि आप इतनी जल्दी परिष्कृत करते हैं और सफेद हड्डी के उस टुकड़े को खत्म कर देते हैं तो वह पुरानी चीज निश्चित रूप से आपको अन्य अधिक बुरी चीजों को परिष्कृत करने के लिए मजबूर करेगी। ओयांग म्यू ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से भाईमो ने हर चीज पर गहनता से विचार किया है। यह ऐसी बात है जिसके बारे में वह स्वयं नहीं सोच सकता था। इसलिए उन्होंने द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति दिखाए, सफेद हड्डी को परिष्कृत करने में अपनी गति धीमी कर दी, कभी कभी भौहें चढ़ा दी, पीड़ा महसूस की, यहाँ तक कि जानबूझकर छोटी छोटी गलतियां भी की ताकि ऐसा लगे कि वे विचलित हैं। ये सब बूढ़े राक्षस साधक ने देखा। उसने कुछ कहा नहीं। जब तक ओयांग म्यू ने उस सफेद हड्डी के टुकड़े को परिष्कृत करना समाप्त किया, आधे से अधिक दिन बीत चुका था। बूढ़े राक्षस साधक ने कहा, आज के लिए इतना काफी है, कल मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। ओयांग म्यू ने मृत व्यक्ति की सफेद हड्डी के साथ जुड़े हुए महीन लोहे को नीचे रख दिया, चुपचाप राहत की सांस ली और बिना कुछ कहे बूढ़े राक्षस साधक की ओर अपने हाथों को फैला दिया। थोड़ी देर बाद एक राक्षस साधक आया और ओयांग म्यू को ले गया। ओयांग म्यू के जाने के बाद बूढ़े राक्षस साधक ने बढ़िया लोहे का वह टुकड़ा उठाया, उस पर नजर डाली और सिर हिलाया। यह ओयांग परिवार की तलवार बनाने की विधि है। उन्होंने पुरानी यादों के साथ बात की। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, आलस कर रहे हो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़े राक्षस साधक ने गहरी निगाहों से लंबी आह भरी और बुदबुदाया, जब तक वह मेरी मदद कर सकता है, तलवार बना सकता है, तब तक सब ठीक रहेगा। बोलने के बाद बूढ़े राक्षस साधक ने फिर से राक्षस की खाल का कागज निकाला, उस पर बने चित्रों को सहलाते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसकी निगाहें मानो किसी खजाने को देख रही थीं। मोहुआ, जो कुछ दूरी पर खड़ा था, कोन के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि राक्षस की खाल के कागज पर क्या था। वह इस अवसर का लाभ उठाकर उसे करीब जाकर देखना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह जोखिम भरा है, इसलिए उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। आखिरकार भविष्य में अवसर तो होंगे ही। मोहुआ चुपचाप जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। वह सबसे पहले अपने फॉर्मेशन पिवट सीक्रेट चैम्बर में लौटे। अब 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर यह धूल भरा, लंबे समय से सीलबंद कक्ष उसका गढ़ बन गया था। मोहुआ ने सबसे पहले एल्डर झुनजियो को स्थिति की जानकारी दी ताकि उन्हें स्थिति का अंदाजा हो सके। फिर उन्होंने सभी ज्ञात खुफिया जानकारी का सारांश प्रस्तुत किया। बाद में मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया, एक समस्या का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह 10,000 राक्षसों की इस घाटी में काफी समय से था। उन्हें स्वयं अनिश्चित काल तक वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लिटिल वुड सहित तीनों बंदी अलग थे, उन्हें पकड़ लिया गया था और वे जितने अधिक समय तक वहां रहेंगे उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। इसके अलावा मोहुआ लगभग भूल गया था कि वह अब एक संप्रदाय का शिष्य था। उसे अभी भी कक्षाओं में भाग लेना था। यद्यपि एल्डर जून उनकी अनुपस्थिति को माफ कर सकते थे, लेकिन बहुत अधिक अनुपस्थिति अवांछनीय होती और वे अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाते। एल्डर मास्टर जून का तो जिक्र ही नहीं। अब तक एल्डर मास्टर जून को शायद सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वह अब एल्डर को और अधिक चिंता में नहीं डाल सकते थे। मोहुआ ने सिर हिलाया। चीजों को गति देने की जरूरत है। वर्तमान प्रगति अभी भी बहुत धीमी है। 10,000 राक्षसों की घाटी इतनी विशाल थी कि कौन जानता था कि इसे पूरी तरह से तलाशने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले लिटिल वुड और अन्य लोगों को बचाओ, फिर पुरानी योजना के अनुसार 10,000 राक्षसों की घाटी को समतल करने के लिए एल्डर जून को बुलाओ
और बाद में धीरे धीरे लाभ प्राप्त करने के लिए वापस आओ। अल्पविराम। 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर जुन जियो ने अपने सामने रक्त रंजित घाटी को देखकर भौहें चढ़ाईं। हाल के दिनों में वह भीतरी द्वार के प्राचीनों और शिष्यों के साथ बाहर तैनात था और वह बिना कुछ किए बैठा नहीं रह सकता था। लेकिन वहां एक सफेद हड्डी जैसी रक्तधारा उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जुन जियो ने ताइक्सू गेट के भीतर से तीसरे दर्जे के एरे मास्टर के एक बुजुर्ग को देखने के लिए आमंत्रित किया। कुछ एरे मास्टर एल्डर्स ने कई दिनों तक इसका अध्ययन किया। शुरू में वे भ्रमित हुए, लेकिन धीरे धीरे उनके भाव भारी होते गए। जियो, ये बुरी आत्माओं को पालने का स्थान है, ताइक्सू गेट से आए फॉर्मेशन आर्ट्स के एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग ने कहा। फॉर्मेशन आर्ट्स का यह एल्डर भी एल्डर मास्टर जून का वंशज था, जिसका उपनाम जून था, जिसका नाम जिक्सियन था, जो ताइक्सू गेट के आंतरिक द्वार के भीतर शीर्ष तृतीय श्रेणी के एरे मास्टर एल्डर में से एक था। बुरी आत्माएं बढ़ाना। जुन जियो चौंक गया। ये सही है, जून जिक्सियन ने कहा। आप पहले भी सही थे और मोहुआ का मूल्यांकन वास्तव में तीखा है। उन्होंने इसका सार समझ लिया है। जून जिक्सियन ने आह भरी। यहाँ वास्तव में एक दुष्ट संरचना है जो सफेद हड्डी को माध्यम के रूप में और रक्त को स्याही के रूप में उपयोग करती है और बुरी आत्माओं को उठाने का स्थान बनाती है। लेकिन आखिरकार मोहुआ सिर्फ एक द्वितीय श्रेणी का एरे मास्टर है, हालांकि उसकी प्रतिभा और क्षमता असाधारण रूप से शानदार है। जुन जिक्सियन ने असाधारण रूप से प्रतिभाशाली शब्दों का प्रयोग किया। वह गोल्डन कोर रियल्म और तृतीय श्रेणी के फॉर्मेशन आर्ट्स के एक सुविख्यात एल्डर थे, जो ज्ञानी और अनुभवी थे। फिर भी इसके बावजूद उन्हें अभी भी लगता है कि मोहुआ की जन्मजात प्रतिभा कुछ हद तक अथाह है। यहाँ तक कि यह उनके परिवार के गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव के कारण ही है कि वह वास्तव में समझते हैं कि क्यों आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली वाक्यांश मोहुआ पर इतना उपयुक्त रूप से लागू होता है। यहाँ उपस्थित बुजुर्गों और शिष्यों में से किसी के पास भी प्रशिक्षण में कोई विद्वत्तापूर्ण पृष्ठभूमि नहीं है, न ही वे इसमें निपुण हैं, जिससे उनके लिए ये समझ पाना लगभग असंभव हो जाता है कि मोहुआ की प्रशिक्षण विशेषज्ञता कितनी असाधारण है। लेकिन जैसा कि कहा गया है, मोहुआ अभी भी केवल द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है। जुन जिक्सियन ने कहा, अपने साधना क्षेत्र और एक फॉर्मेशन मास्टर के स्तर तक सीमित कुछ पहलू हैं जिन्हें मोहुआ, ये बच्चा, अभी भी नहीं देख सकता है। बेशक ये दायरे द्वारा लाए गए गठन लेआउट के कारण है, उसकी गलती नहीं है। जून जिक्सियन ने चुपचाप अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। तुम्हारा क्या मतलब है? जुन जियो ने पूछा। जून जियो ने ऊपर देखा, अपने सामने 10,000 राक्षसों की घाटी पर नजर डाली और गंभीर स्वर में बोला। 10,000 राक्षसों की यह घाटी एक विशाल संरचना से निर्मित है। ये दुष्ट संरचनाएं इसका एक हिस्सा मात्र हैं। इसके अलावा ये संरचना बहुत विशेष है। ये किसी प्राचीन दानव पथ राक्षस द्वार विरासत से उत्पन्न होनी चाहिए। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये होना चाहिए 10,000 दानव पर्वत। जुन जियो ने बीच में कहा। वह ताइक्सू गेट के एक बुजुर्ग होने के नाते इन दानव पथ दिग्गजों के बारे में काफी कुछ जानता है। जून जिक्सियन ने सिर हिलाया। जून जियो ने भौहें चढ़ाईं। ये वास्तव में 10,000 दानव पर्वत है। हालांकि वह उलझन में था, उसने पूछा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये दुष्ट संरचना इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। क्या ये दूसरी श्रेणी की है या तीसरी श्रेणी की? क्या हम गोल्डन कोर दायरे में हम सब के साथ मिलकर इसे आगे नहीं बढ़ा सकते? जुन जिक्सियन ने कहा, मैं सुअरों के सामने मोती नहीं फेंकना चाहता, आपको बस ये जानने की जरूरत है कि अभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। यद्यपि वह दिखने में सुंदर लगते थे, परंतु कभी कभी उनके शब्द परेशान करने वाले हो जाते थे। फॉर्मेशन मास्टर्स में अक्सर इस तरह का अहंकारी दोष होता है। तुलना करके मोहुआ कहीं अधिक प्यारी लगती है। जून जियो ने आह भरते हुए कहा, बस इसे मेरे लिए सरल बना दो, मुझे मोटे तौर पर समझने दो। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह एक सामान्य दिन होता तो मैं इस पर गहराई से विचार नहीं करता, लेकिन अब स्थिति विशेष है, कम से कम मुझे इसके बारे में बताओ। जून जिक्सियन रुक गया, उसे लगा कि इसमें कुछ अर्थ है। एक पल सोचने के बाद उसने सामने रक्तधाराओं और सफेद हड्डियों की भूमि की ओर इशारा किया और कहा, आगे बहुत सी दुष्ट आत्माएं पल रही हैं। मुझे ये पता है, आपने और मोहुआ ने इसका उल्लेख किया है। जुन जियो ने कहा, लेकिन इन बुरी आत्माओं का वास्तव में यहाँ पालन पोषण नहीं होता। जुन जियो हैरान रह गया, तुम्हारा क्या मतलब है? जुन जिक्सियन ने भौहें चढ़ाईं। आंतरिक सिद्धांत, मैंने विशिष्ट गठन आरेख नहीं देखा है,
ये कहना कठिन है, लेकिन अनुमान से ये वास्तविकता और भ्रम का मिश्रण है। वास्तविकता और भ्रम का मिश्रण। जुन जिक्सियन ने कहा, किसी प्रकार की शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करके शुरुआत में वास्तविकता को दिव्य विचार के साथ जोड़ना और गठन के माध्यम से निर्माण करना। वास्तविकता और दिव्य विचार का संयोजन। जुन जियो ने तेजी से सांस ली, ये किस स्तर की शक्तिशाली शक्ति है? जुन जिक्सियन ने अपना सिर हिलाया, उसकी नजर भारी थी। उसके मन में कुछ अस्पष्ट सा अनुमान था, लेकिन वह उसे खुलकर कह नहीं सका। इसके अलावा इसका एक हिस्सा ताइक्सु माइंड ट्रांसफॉर्मिंग तलवार ट्रू जुए के भीतर ईश्वर हत्या के रहस्य से जुड़ा था। जब वह एक गठन मास्टर था तो वह दिव्य विचार में रुचि रखता था और उसने दिव्य विचार तकनीकों पर थोड़ा शोध किया था। लेकिन दिव्य विचार की विधि इतनी गहन और सूक्ष्म थी कि वह उसे समझ नहीं सका। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी अफवाहें भी थीं जिनकी सच्चाई का पता लगाना कठिन था। वह इस बात पर जोर नहीं दे सके। आपने बताया कि यह एक बड़ी संरचना है। ये एक बड़ी संरचना नहीं होनी चाहिए, है ना? जुन जियू कुछ चिंतित थी। नहीं, एक बड़ी संरचना का निर्माण करना इतना आसान नहीं है, जुन जिक्सियन ने कहा। यह अच्छा है। जुन जियो ने राहत की सांस ली, फिर पूछा, क्या आप इस संरचना को सुलझा सकते हैं? जुन जिक्सियन ने आह भरी और कहा, अगर मैं इसे सुलझा सकता तो मैं पहले ही ऐसा कर चुका होता। फिर उसने सुअरों के आगे मोती फेंकने के प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया, फिर भी ऐसा करना पड़ा। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है, संरचनाओं का ये समूह दिव्य विचार पर आधारित है। वास्तविक संरचना माध्यम, संरचना पैटर्न, संरचना धुरी और संरचना नेत्र 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर गहरे छिपे हुए हैं। आगे दुष्ट आत्माएं निकट लगती हैं। यदि आप जल्दी से वहां पहुंच गए तो वे आपकी दिव्य इंद्रिय को खा जाएंगी। लेकिन उनका असली रूप वास्तव में यहाँ नहीं है। ये बुराई को पोषित करने का स्थान है, फिर भी यह वास्तविक पोषण स्थान का केवल एक प्रक्षेपण है। हम ये भी नहीं जानते कि इन बुरी आत्माओं को कहाँ पोषित किया जाता है। जुन जिक्सियन ने यह बात एक से अधिक बार कही, फिर भी जुन जियो को अभी भी समझ नहीं आया। इसलिए भले ही जुन जिक्सियन ने इसे फिर से दोहराया, वह अभी भी उलझन में था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं कर सका, उसे समझने का नाटक करना पड़ा और सिर हिला दिया। फिर उसने भौहें चढ़ाईं। ये कितनी अजीब रचना है, इसका उद्गम क्या है? जुन जिक्सियन की अभिव्यक्ति गंभीर थी, भौहें सिकुड़ी और विचारमग्न होकर अचानक पूछा, क्या मोहुआ ने आपसे दिव्य संरचना का उल्लेख नहीं किया? हम। जुन जियू ने सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या ये दिव्य संरचना है? जुन जिक्सियन ने हिचकिचाते हुए आह भरी, यह मिलता जुलता है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो सकता। दिव्य संरचनाएं लगभग खो गई हैं, पूर्ण आरेखों का उल्लेख नहीं है, बस कुछ खंडित रिकॉर्ड दुर्लभ हैं। लेकिन अगर यह सचमुच एक दिव्य रचना है। जुन जिक्सियन की निगाहें बेहद गंभीर हो गईं और उनका स्वर और भी गंभीर हो गया। तो 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर अत्यंत गहन दिव्य गठन विरासत की एक पूरी वंशावली छिपी हो सकती है। अन्यथा ऐसी पूर्ण, जटिल और भव्य दिव्य संरचना प्रणाली का निर्माण करना निश्चित रूप से असंभव होगा। और वह संरचना मास्टर जो इतने बड़े पैमाने पर लगभग लुप्त हो चुकी दिव्य संरचना स्थापित कर सकता है, संभवतः अत्यंत भयानक है। जुन जियो की अभिव्यक्ति बदल गई, तो क्या मोहुआ और अन्य लोग खतरे में नहीं है? जुन जिक्सियन ने सिर हिलाया, आह भरी, पूर्वज द्वारा दिए गए शून्य तलवार आदेश को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लो, और अगर कुछ भी गलत हो जाए तो इसका उपयोग करने में संकोच न करें। जुन जियो ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसे मोहुआ को भी जानकारी देने की याद आई। मोहुआ का अंदर रहना, अधिक जानना हमेशा उपयोगी होता है। हालांकि ये शब्द वास्तव में बहुत अधिक है और मूल चुंबक संवेदन में हस्तक्षेप होता है और इसे अस्थायी रूप से नहीं भेजा जा सकता है, या यदि भेजा जाता है तो ये रुक रुक कर होता है। वह केवल धैर्यपूर्वक इसे थोड़ा थोड़ा करके भेज सकता है। अल्पविराम। 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदर मोहुआ को संदेश प्राप्त हुआ, लेकिन ये छिटपुट था, स्याही धुंधली हो गई थी तथा उस समय उसे पहचाना नहीं जा सका। यदि बहुत अधिक मात्रा में पाठ को एक साथ नहीं पढ़ा जाए तो आसानी से गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए उन्होंने बाद में इस पर विचार करने की योजना बनाई और जल्द ही ओयाग्म्यू ने पुराने राक्षस साधक का अनुसरण करते हुए मोहुआ के मार्गदर्शन में दुष्ट तलवार बनाना सीखना शुरू कर दिया। विशिष्ट कलाकृति शोधन तकनीकों में मोहुआ निश्चित रूप से ओयाग्म्यू जितना कुशल नहीं था। लेकिन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, कौन सी तकनीकें समस्याग्रस्त हैं जो बुरे विचारों को दिमाग में प्रवेश करने देंगी, मोहुआ स्पष्ट रूप से समझ गया।
इस वजह से ओयांग म्यू अपने शोधन में कुछ हद तक लापरवाह था। लेकिन बूढ़े राक्षस साधक ने इस ओर आंखें मूंद ली, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कुछ देर तक शोधन करने के बाद बूढ़े राक्षस साधक ने सिर हिलाया, उसकी धुंधली निगाहों में एक अदृश्य तीक्ष्णता छिपी हुई थी। अब मैं तुम्हें तलवार की हड्डी बनाना सिखाऊंगा। ओयांग म्यू ने भौहें चढ़ाईं। अन्य बातों को उलझाया जा सकता है, लेकिन तलवार की हड्डी तलवार चलाने का मूल आधार है, जिसे सही या गलत के रूप में पहचाना जाता है, जो कि लापरवाही नहीं हो सकती। ओयांग म्यू ने कहा, मुझे तलवार की हड्डी बनाना आता है। नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए। बूढ़े राक्षस साधक ने एक भयावह मुस्कान दी, उसकी आवाज भारी हो गई। मैं तुम्हें जो परिष्कृत करना सिखा रहा हूं वह साधारण तलवार की हड्डी नहीं है, बल्कि। बूढ़ा राक्षस साधक रुक गया, उसकी धुंधली निगाहें असामान्य रूप से गहरी थीं, उसका स्वर कुछ हद तक अवर्णनीय रूप से भयानक था। गोल्डन कोर तक चढ़ने के लिए तलवार की हड्डी, अपने जादुई खजाने के लिए तलवार की हड्डी, स्वर्णिम कोर की ओर बढ़ते हुए जादुई खजाना अपनाएं। मो हुआ ने गहरी सांस ली। भयानक और भयावह शोधन कक्ष में ओयांग म्यू भी आश्चर्यचकित था। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण पर हूं, मैं अभी तक अपने जादुई खजाने के लिए तलवार की हड्डी नहीं बना सकता। बूढ़े राक्षस साधक ने उदासीनता से कहा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस किनारे से देखो और अच्छी तरह सीखो। ओयांग म्यू झिझक रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी मो हुआ ने उसे संदेश भेजा, उसे तुम्हें सिखाने दो, ये बड़ा अवसर है। न केवल लिटिल वुड को कलाकृतियों को परिष्कृत करना और तलवार की हड्डियों को गढ़ना सीखना था, बल्कि मुझे गोल्डन कोर तक चढ़ने और अपना जादुई खजाना तैयार करने की आवश्यक बातें भी बतानी थीं। ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा राक्षस किसान एक दो बातें जानता है। मो हुआ के निर्देशों का ओयांग म्यू ने स्वाभाविक रूप से पालन किया। मो हुआ का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद उनके अभिनय में सुधार हुआ और उन्होंने एक विवादित चेहरे की अभिव्यक्ति का नाटक किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे निर्णय लेने में असमर्थ थे। अंततः आह भरते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सीखूंगा। बूढ़े राक्षस साधक को आश्चर्य नहीं हुआ। एक तलवार ढलाई मास्टर के रूप में अपनी तलवार की हड्डी को गढ़ने का तरीका सीखने का अवसर मिलने से इनकार करना असंभव है। अपने जादुई खजाने को कैसे पोषित और परिष्कृत किया जाए, ये बात कियानशुए राज्य की सीमा के भीतर प्रत्येक संप्रदाय सिखाता है। लेकिन तलवार की हड्डी को कैसे गढ़ा जाए, इसे कोर के रूप में उपयोग किया जाए और अपने जादुई खजाने के लिए एक भ्रूण को खरोंच से कैसे बनाया जाए, ये तलवार चलाने के शीर्ष रहस्यों में से एक है। यहाँ तक कि 12 संप्रदाय के शोधन विशेषज्ञ भी बाहरी द्वार के शिष्यों को यह नहीं सिखाते थे। क्या आप अपने जादुई खजाने की उत्पत्ति जानते हैं? बूढ़े राक्षस साधक ने कर्कश स्वर में पूछा। बेशक, ओयांग म्यू को ये पता था। वह तलवार चलाने में एक लंबी वंशावली वाले ताया संप्रदाय के शिष्य थे और ओयांग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे, जो छोटी उम्र से ही तलवार चलाने, स्वर्णकोर, जादुई खजाने और इस तरह के मामलों से अच्छी तरह परिचित थे। ओयांग म्यू सिर हिलाने ही वाला था कि तभी उसकी आंख के कोने से उसकी आस्तीन पर महुआ का संदेश दिखाई दिया। कहो कि तुम्हें नहीं पता। जब बात जादुई खजानों की आती है तो ओयांग म्यू का पालन पोषण तलवार चलाने वाले परिवार में हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे अच्छी तरह समझते थे। लेकिन महुआ को कुछ समझ नहीं आया। कभी कभी संप्रदाय के व्याख्यानों के दौरान जहां प्रशिक्षक जादुई खजानों के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं, या तो बहुत अधिक जानकारी साझा करना जल्दबाजी माना जाता है, या यह मान लिया गया था कि उपस्थित सभी लोग पर्याप्त पारिवारिक विरासत वाले कुलीन परिवारों के बेटे थे। इस प्रकार मामलों को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता था। महुआ पूछना चाहता था, लेकिन कभी कभी उसे समझ नहीं आता था कि कहां से शुरू करे। इसके अलावा ये बूढ़ा राक्षस साधक बहुत कुछ जानता था, जो संभवतः संप्रदाय की शिक्षाओं से कुछ भिन्न था। अब इस बूढ़े राक्षस साधक को इस पर चर्चा करने का मौका मिल गया है। ओयांग म्यू थोड़ा चौंका, उसका दिमाग उलझन में था। क्या जादुई खजानों से संबंधित यह आधारभूत ज्ञान ऐसा नहीं है जो हर किसी को पता होना चाहिए? विशाल दिव्य कौशल, विश्वकोशीय ज्ञान, भाई मो, वह मुझसे ये क्यों कहलवाना चाहता है कि मैं नहीं जानता? ओयांग म्यू इसे पूरी तरह समझ नहीं सका। लेकिन भाई मो के कार्यों का हमेशा गहरा अर्थ होता है, उन्हें बस उनका अनुसरण करना होता है। ओयांग म्यू एक क्षण के लिए हिचकिचाया और वह बस ये कहने ही वाला था कि वह जादुई खजानों के बारे में निश्चित नहीं है। तभी बूढ़े राक्षस साधक ने घुरघुराहट भरी। संकोच और अनिश्चितता का मतलब है कि कौशल की कमी है और खालीपन है।
बूढ़े राक्षस साधक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यहाँ तक कि कलाकृतियों के शोधन की बुनियादी बातें भी ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं। तया संप्रदाय सचमुच पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जड़ें खो रहा है। ओयांग म्यू को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने इसका प्रतिवाद नहीं किया। बूढ़े राक्षस साधक का यही मानना है, जिससे उसे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बूढ़े राक्षस साधक ने फिर से ओयांग म्यू की ओर देखा, ठंडी सांस ली। उसे लगा कि लोहे से नफरत है क्योंकि वह स्टील नहीं बन सकता। चूंकि तुम्हारे कौशल में कमी है, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से अंत तक सिखाऊंगा। आपको ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए। ओयांग म्यू ने सिर हिलाया। मो हुआ, जो चुपके से सुन रहा था, उसने भी सिर हिलाया। बूढ़ा राक्षस साधक खांसने लगा, थका हुआ लग रहा था और लंबे समय तक खड़ा रहने में असमर्थ था। इसलिए वह झुक गया, बैठने के लिए एक पत्थर की कुर्सी ढूंढी, अपने हाथ में सहलाने के लिए सफेद हड्डी का एक टुकड़ा निकाला, फिर धीरे धीरे शुरू किया। किसी भी साधक को गोल्डन कोर तक पहुंचने के लिए पहले अपना जादुई खजाना स्वयं बनाना होगा। तोड़ने से पहले जादुई खजाने के भ्रूण को पहले से तैयार कर लें। जब स्वर्ण कोर को तोड़ें, आध्यात्मिक शक्ति के क्रिस्टलीकरण पर खजाने के भ्रूण को कोर बनाने वाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ एकीकृत करें। क्यूई शोधन क्षेत्र आध्यात्मिक शक्ति हवा की तरह है। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र आध्यात्मिक शक्ति पारे की तरह है। गोल्डन कोर क्षेत्र ने आध्यात्मिक शक्ति को क्रिस्टलीकृत किया है। केवल क्रिस्टलीकृत आध्यात्मिक शक्ति ही ठोस खजाने के साथ पूरी तरह से एकीकृत और मिश्रित हो सकती है। इसके बाद ये जादुई खजाना पूरी तरह से आपका है। आध्यात्मिक शक्ति सिंक्रोनाइज्ड जीवन से जुड़ी, एक साथ मजबूत, एक साथ क्षतिग्रस्त। जहां तक इस जादुई खजाने के भ्रूण का सवाल है, कई बातें विचारणीय हैं। बूढ़ा राक्षस साधक धीरे धीरे थोड़ा सीधा हुआ, थोड़ा अधिक सहज महसूस करते हुए फिर बोला। महान परिवारों के पुत्र अधिकतर अपने परिवार में प्राप्त उच्च स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों को अपने जादुई खजानों के लिए भ्रूण के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियों की एक लंबी विरासत है, जिसमें सोने और पत्थर जैसी अत्यंत कीमती सामग्री का उपयोग किया जाता है। शिल्प कौशल पूर्णता तक पहुंचता है, अनगिनत शोधन के माध्यम से गढ़ा जाता है, एक उपकरण बनने के लिए। और वे परिवार के साधना कौशल और ताओवादी कौशल के साथ घनिष्ठ रूप से एकीकृत हैं, कसकर बुनी हुई पारिवारिक विरासत प्रणाली का हिस्सा हैं। सबसे बेहतर जादुई खजाना भ्रूण। मध्यम स्तर के परिवार, उनकी विरासत में मिली आध्यात्मिक कलाकृतियां कुछ हद तक निम्न हैं। छोटे परिवारों की स्थिति तो और भी बदतर है, क्योंकि अधिकांश छोटे परिवारों के पास विरासत में मिलने वाली आध्यात्मिक कलाकृतियां भी नहीं होती और वे केवल साधारण आध्यात्मिक कलाकृतियों का ही उपयोग कर सकते हैं। जहां तक ढीले साधकों की बात है, बहुत कम लोग एक कोर भी बना पाते हैं। अपने जादुई खजाने की गुणवत्ता का सपना तो बहुत दूर की बात है। बूढ़े राक्षस साधक ने हल्की सी आह भरी। उसकी दृष्टि जटिल थी। यह महान पारिवारिक कुलों के बीच वास्तविक विरासत अवरोध है, जो खेती के तरीकों की विरासत से लेकर खेती के संसाधनों के एकाधिकार तक एक दूसरे से जुड़े हुए मजबूती से फिट किए गए हैं। छोटे परिवार और यहाँ तक कि औसत ढीले साधक, भले ही वे एक कोर बना सकते हैं, उनके पास विरासत की नींव और आत्मा पत्थर की संपत्ति की कमी के साथ वे निश्चित रूप से एक आकर्षक जादुई खजाना परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। भले ही यह सौभाग्य हो, एक उत्तम भ्रूण को परिष्कृत करना हो और एक उच्च स्तरीय खजाने का पोषण करना हो, लेकिन यदि उनकी विरासत व्यवस्थित नहीं है और साधना तकनीक और ताओवादी कौशल महान परिवारों के बेटों की तुलना में मेल नहीं खाते हैं, तो अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। जहां तक अपने जादुई खजाने की बात है, यदि कोई स्वर्णिम कोर बनाने में सफल भी हो जाता है, तो वह दूसरों से बहुत पीछे रह जाएगा। महान पारिवारिक कुलों के शिष्यों से उसकी तुलना नहीं की जा सकेगी। श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा की तो बात ही छोड़ दीजिए। ओयांग म्यू ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उनका जन्म एक परिवार में हुआ था, इसलिए उन्हें इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन मो हुआ के दिल में एक मजबूत भावना महसूस हुई। ताओ साधना की बाधाएं वास्तव में कठिन है। यह कोई बेकार बयान नहीं है। सतह पर यह स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन नीचे के ढीले किसानों के लिए ऊपर की ओर उठाया गया प्रत्येक कदम इन बाधाओं से टकराएगा, जिससे उनके सिर फट जाएंगे और खून बहने लगेगा। बूढ़े राक्षस साधक ने आगे कहा, ये धर्मी दाव के लिए अपने जादुई खजाने को परिष्कृत करने की विधि है। दानव पथ, शव पथ और दुष्ट पथ कुछ हद तक समान है। वे अपने स्वयं के राक्षसी जादुई खजाने को पोषित करने के लिए श्रेष्ठ राक्षसी विरासत दुष्ट कलाकृतियों का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई अंतर हैं। आखिरकार इस दुनिया में धर्मी दाव का मार्ग नीरस है, जबकि दानव दाव का मार्ग विविधता से भरा है।
कुछ लोग बुरी कलाकृतियां बनाते हैं, कुछ राक्षस कलाकृतियां बनाते हैं, कुछ राक्षसी कलाकृतियां बनाते हैं। कुछ लोग राक्षसी दुष्ट शैतानी कलाकृतियों को पालतू जानवर की तरह रखते हैं, उन्हें अपने अंदर पालते हैं और उन्हें अपना मांस खिलाते हैं। अन्य लोग अपने स्वयं के दुष्ट खजाने के भ्रूण को अपने साथ मिला लेते हैं, इसे अपने शरीर का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा ये भी है। बूढ़ा राक्षस साधक रुक गया और आगे नहीं बोला, बल्कि उसने स्पष्ट रूप से कहा, इसके अलावा कई अलग अलग विधियां हैं, अंतहीन रूप से विविध। इन राक्षसी तकनीकों को सुनकर ओयांग म्यू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। बूढ़े राक्षस साधक ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज भारी हो गई, दुष्ट कलाकृतियों का मार्ग गहरा और जटिल है, मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा। शुरू में हो सकता है कि आप इसके अनुकूल न हो, लेकिन धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे। इस संसार में अपनी दिव्य आत्मा, मांस और त्वचा के अलावा यहाँ तक कि अन्य लोगों के अंग और हड्डियां भी केवल बाह्य वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं हैं। जब कोई राक्षस जानवर मर जाता है तो उसके पूरे शरीर का उपयोग कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। मनुष्यों को मरने के बाद परिष्कृत क्यों नहीं किया जा सकता? अब मेरे पीछे आओ और सीखो। ये कहने के बाद बूढ़े राक्षस साधक ने भूतिया सफेद रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा निकाला, उसे रक्त कुंड में फेंक दिया, उसे मानव रक्त से बुझाया, फिर उसे भूनने के लिए गहरे हरे रंग की भट्टी की आग में रख दिया और भोजन के लिए बाहर निकालने से पहले रक्त के रंग के अस्थि मज्जा में पिघलने की प्रतीक्षा की। ये प्रक्रिया काफी थकाऊ थी। मोह हुआ केवल एक मोटा समझ ही प्राप्त कर सका। ओयांग म्यू ने सहायता की, साथ ही मोहुआ ने जो कहा था उसे भी याद रखा। पुराने राक्षस साधक की कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीकों का अवलोकन किया, नोट किया कि कौन सी सीखने योग्य थी और जो नहीं थी उन्हें त्याग दिया। कुछ अत्यधिक दुष्ट शोधन तकनीकें मोहुआ ने ओयांग म्यू को भाग लेने नहीं दिया। आश्चर्य की बात यह है कि बूढ़े राक्षस साधक ने भी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। ओयांग म्यू ने एक एक करके वह सब किया जो वह नहीं करना चाहता था। केवल कुछ विविध भाग जहां उनके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, उन्होंने चुपचाप ओयांग म्यू के लिए छोड़ दिए। मोहुआ ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। ये बूढ़ा आदमी थोड़ा अजीब लगता है। अंत तक ये बूढ़ा राक्षस साधक हालांकि लगातार ओयांग म्यू को दुष्ट कलाकृतियों को परिष्कृत करने में मार्गदर्शन देता रहा, लेकिन उसने कभी भी उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। उस रीढ़ की हड्डी को खून से भिगोने के बाद ओयांग म्यू अपने कक्ष में लौट आया। मोहुआ भी अपने गुप्त कक्ष में लौट आया। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि अब तक उसने जादुई खजानों के मुद्दे को नजरअंदाज किया था। ताइक्सू गेट में प्रवेश करने के बाद से वह लगातार व्यस्त रहा। उसे पाप साधकों को पकड़ना था, योग्यता अंक अर्जित करने थे, संरचनाएं सीखनी थी, राक्षसों का शिकार करना था, दुष्ट आत्माओं का उपभोग करना सीखना था। वह अत्यधिक व्यस्त था। अब होश में आने पर उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अभी भी नहीं जानता था कि किस जादुई खजाने का उपयोग करना है। यदि वह कोर बनाना चाहता है तो उसे अपने जादुई खजाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? उसी संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने अपने परिवार के बुजुर्गों से पहले ही इसकी योजना बनवा ली थी। उनकी अपनी साधना तकनीकों से लेकर उनके द्वारा अभ्यास किए जाने वाले उच्च ताओवादी जादू, विरासत में मिली आध्यात्मिक कलाकृतियों और उनके अपने जादुई खजानों तक, सब कुछ एक सुसंगत वंश का अनुसरण करता था। उन्हें स्वयं सोचने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें बस पारिवारिक परंपराओं या बड़ों के मार्गदर्शन का चरणबद्ध तरीके से पालन करना था। लेकिन उसके लिए यह अलग है। मोहुआ ने आह भरी। उनके पास पारिवारिक विरासत का अभाव था। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके माता पिता केवल क्यूई शोधन में थे और वह उनमें से फाउंडेशन स्थापना प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। गोल्डन कोर विरासत कहां से आएगी? जहां तक शिक्षक उत्तराधिकार का प्रश्न है, मोहुआ को थोड़ा दुख हुआ। उसके स्वामी को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। अब जीवन या मृत्यु अज्ञात थी और उन्होंने गोल्डन कोर से आगे की बातों का कभी उल्लेख नहीं किया था। भंडारण रिंग। मोहुआ की आंखें चमक उठी। उसने अपने दाहिने अंगूठे पर स्टोरेज रिंग को उलट दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि स्टोरेज रिंग में आध्यात्मिक खजाने या जादुई खजाने जैसी कोई चीज अचानक प्रकट नहीं हुई। मालिक ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। इस पर विचार करने पर समझ में आया कि स्वामी अमर नहीं था, न ही भंडारण वलय कोई खजाना बक्सा था। केवल सोचने से चीजें कैसे प्रकट हो सकती हैं? मोहुआ ने कुछ देर तक सोचा। गुरु ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, न ही मुझे प्रासंगिक ताओ साधना ज्ञान के बारे में बताया। क्या इसका मतलब है? क्या वह मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है?
मेरी पसंद पर कोई प्रतिबंध नहीं, मुझे स्वतंत्र रूप से विकसित होने की अनुमति। मुझे स्वयं सोचने पर मजबूर करना, ये निर्णय लेने पर मजबूर करना कि मेरे अपने जादुई खजाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। मोहुआ ने धीरे से सिर हिलाया। तभी उसे थोड़ी परेशानी महसूस हुई। लेकिन इतना गरीब होने के कारण वह अपने जादुई खजाने के रूप में क्या उपयोग कर सकता है। विरासत में मिली आध्यात्मिक कलाकृति बहुत महंगा है, और यदि उसके पास एक होता भी तो वह उसकी साधना तकनीक और ताओवादी कौशल से मेल नहीं खाता, संभवतः उसी संप्रदाय के स्वर्गीय गौरव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होता। साधारण आध्यात्मिक कलाकृति, और भी कम कहने को, बहुत हीनता से जन्मे। इसके अलावा वह पहले से ही फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में थे। भले ही उसके पास एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक कलाकृति भ्रूण हो, फिर भी उसे पोषित करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। उस बूढ़े राक्षस साधक के अनुसार, किसी के अपने जादुई खजाने के भ्रूण को जितना अधिक समय तक पोषित किया जाता है, उतना ही वह व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के साथ संरेखित होता है, जिससे परिष्कृत खजाना एक हाथ की तरह अधिक उपयोग करने योग्य हो जाता है और इसकी शक्ति बढ़ जाती है। मुश्किल। मोहुआ ने भौहें सिकोड़ ली। अचानक उसे प्रेरणा की एक चमक महसूस हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी दिव्य इंद्रियों को चेतना के सागर में डुबो दिया। ताओवादी स्तंभ के पास पहुंचे और स्तंभ को हल्के से थपथपाते हुए धीरे से पूछा,